हेलो फ्रेंड्स। आज है 6 तारीख। ट्वेल्थ का पेपर हुआ है ज्योग्राफी का। हम ज्योग्राफी के सेट बी को लिए हुए हैं और इसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोग जांचने का प्रयास करिए कि आपका कितना सही हुआ है 70 में। हम इसको आज एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान एक संगठन है जिसमें 10 देश हैं और इस संगठन में 10 देश है। जिसमें आपका आता है म्यांमार आता है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है और उसके बाद यहाँ पर और भी देश सब है। टोटल मिलाकर के 10 है। जहाँ पर इसका क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में। ठीक है, तो एक का आंसर क्या होगा जी? डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है कि झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो झील के किनारे में जो आपका जो बस्ती बनता है वो आपका गोलाकार बस्ती होता है। तो 2 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 2 का आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन प्रशासनिक नगर है? प्रशासनिक नगर मतलब यहाँ पर क्या है कि उस देश का प्रशासनिक कार्य संचालित किया जाता होगा। जैसे भारत, तो भारत का प्रशासनिक नगर क्या है? दिल्ली है, क्योंकि भारत देश का सारा कार्य है कहाँ से संचालित हो रहा है? दिल्ली से हो रहा है। यानी किसी देश का मतलब जो आपका राजधानी वाला जो क्षेत्र होता है वो प्रशासनिक नगर होता है। तो इसमें दिल्ली है कि कौन प्रशासनिक नगर है? ए है बीजिंग है, उसके बाद अदीस अबाबा है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्या है? सी लंदन है। तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी मतलब आपका क्या है? एक राजधानी क्षेत्र है। ठीक है, तो 3 का क्या होगा? आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। पर्थ इसका एक शहर है, मेलबर्न इसका शहर है, सिडनी इसका शहर है। आप क्रिकेट देखते हुइएगा तो इन सभी शहर में है आपका क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर मैच होते रहता है। कैनबरा इसका क्या है? राजधानी है। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या होगा? डी बी होगा, कैनबरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट को कब विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया? यानी गेट को है कब WTO बना दिया गया? तो इसको है आपको बनाया गया था 1995 में। और WTO हो गया, ये किसका अंग है? तो UN का अंग है, यूनाइटेड नेशन का अंग है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है? जीन गोटमैन का संबंध है। ए दिले है, सनगढ़ से दिले है, उसके बाद बी दिले है, मेगालोपोलिस से दिले है, सी दिले है, गांव से दिले है, डी दिले है, इनमें से कोई नहीं। इसको थोड़ा सा हम डाउट रखते हैं, फिर भी हमको लगता है कि इसका आंसर है बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 7वें प्रश्न पर आते हैं। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है? लिखित में कौन नगरीय समस्या है? तो नगर में क्या क्या समस्या देखने को मिलता है यह पूछ रहा है। तो ए दिल है पेयजल की कमी, तो सही में पानी की कमी रहता है नगर में, शहर में। उसके बाद बी दिल है आपका वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण तो रहेगा क्योंकि शहर में क्या होता है? बहुत ही फैक्ट्री होता है। और उसके बाद मलिन बस्ती, तो बहुत फैक्ट्री होता है तो लोग वहाँ पर कमाने जाता है और लोग वहाँ पर बस जाता है, तो मलिन बस्ती का भी निर्माण हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर डी दिल है इनमें से सभी। तो 7 का आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो यह होगा आपका आंसर सी होगा। बुंदेलखंड, बघेलखंड, यह एक आपका पठारी इलाका है, यहाँ पर गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, 9वें प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है? लिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो ये होना चाहिए आपका आंसर सी या बी। इसमें से मतलब दोनों में से कोई होना चाहिए। इसको आप डाउट लेकर के चलिए। ठीक है, ए में से दोनों में से होना चाहिए। ठीक है, अब 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है? लिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो ये कानपुर है आपका, नगर है, नदी तट पर है। आगरा भी है, पटना भी है, भोपाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होगा डीएस का आंसर। अब ये 11वां प्रश्न लेते हैं। 11वां प्रश्न लेते हैं, निम्न में कौन शैक्षणिक नगर है? तो शैक्षणिक नगर आपका कौन है?
पिलानी है, ये आपका राजस्थान का एक क्षेत्र है, ठीक है, शहर है। नैनीताल है, उत्तराखंड में है, और ये आपका क्या है कि टूरिज्म से स्थल ये संबंधित है। नैनीताल मतलब यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाता है, पर्यटक स्थल है। और उधमपुर क्या है आपका, ये शैक्षणिक स्थल है, ये पंजाब का क्षेत्र है। और मथुरा आपका क्या है, धार्मिक स्थल है, श्री कृष्ण की नगरी, ठीक है। पिलानी आपका क्या है, ये शैक्षणिक नगर राजस्थान का। 11 का आंसर क्या होगा, ए होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। हरित क्रांति संबंधित है चाय उत्पादन से, कॉफी उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, इनमें से सभी। ये किससे संबंधित है जी, खाद्यान्न उत्पादन से। क्योंकि हरित क्रांति एक विदेशी मॉडल था जिसको अपनाया गया था, किस लिए, क्योंकि भारत में कृषि की जो पैदाइश थी वो कम हो रही थी। और उस समय है 1967-68 में भारत सरकार है कई मतलब युद्धों को झेला था, उस समय खाद्यान्न की कमी हो गया था, इसलिए हरित क्रांति मॉडल को अपनाया गया था, ठीक है। ये 12 का आंसर क्या होगा जी, सी होगा। अब 13वें प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न क्या बोल रहा है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है क्या, मृदा लवणता। क्योंकि मतलब उसमें है लवणता यानी नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह सब निम्नीकरण हो जाता है उस सभी क्षेत्र में मृदा का। तो 13 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 14वां प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है, लिखित में कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है। तो केरल, ये तो भाई आपका पश्चिमी घाट में आता है। पश्चिम घाट में यहाँ पर मतलब शांत वैली के नाम से जाना जाता है, तो शांत वैली में मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होता है भाई, ठीक है। उसके बाद असम, और असम का चेरापूंजी जन्मे करते हैं, तो यहाँ पर ही बहुत पानी होता है, बारिश होता है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ही बारिश होता है। राजस्थान का क्षेत्र क्या होता है आपका, सूखा क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 15वां प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है, नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। तो नोआ मंडी आपका झारखंड में है, ठीक है, यह हो जाएगा इसका आंसर। 16वां प्रश्न पर आते हैं। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तारापुर है महाराष्ट्र में है, अमेरिका के सहयोग से इंदिरा गांधी ने लगवाया था, और भारत का नहीं, ये एशिया का सबसे क्या है, पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराया गया था यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में अमेरिका के सहयोग से, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 17वां प्रश्न क्या बोल रहा है, लिखित में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। तांबा, अभ्रक, यूरेनियम, इनमें से सभी नहीं, इनमें से सभी नहीं होना चाहिए, ये यूरेनियम होना चाहिए। क्योंकि यूरेनियम क्या है आपका, रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व की श्रेणी में आता है, ठीक है। 18वां प्रश्न पर आते हैं। 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है, पंचपट माली खान किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका बॉक्साइट से संबंधित है, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो राउरकेला आपका उड़ीसा में है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 20 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या बोल रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुआ था, ठीक है। नीरू मीरू जल संबंधित है। ये नीरू मीरू एक परियोजना है जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि जल को है एकत्रित करना, और यह परियोजना आपका आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अप्लाई किया गया था, मतलब चलाया गया था वहाँ पर, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, ये क्षेत्रीय परियोजना है जल को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो जल संभर प्रबंधन से, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा 21 का। 22 पर आते हैं। भारत में जनसंख्या की वार्षिक दर क्या है। तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक दर आपका, ये आपका 1.64% या 1.74% होना चाहिए। ये इसमें मतलब 50-50 रखिए दोनों में, ठीक है। हालांकि इसका हमारा कंफर्म आंसर पता भी नहीं है, ठीक है। ये 22 को डाउट में रखिए। चलिए 23वें प्रश्न पर आते हैं। 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। मात्र 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही निवास करता है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार का है, ठीक है। यह भी याद होना चाहिए, और सॉरी मतलब इसको मतलब ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, पढ़ ले होइएगा। तो 23 का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए अब 24 पर आते हैं। 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, यानी 24 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 25 पर आते हैं। लिखित में किसका
0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है, मतलब शिशु लिंगानुपात सबसे कम किसका है? तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कम है हरियाणा का। और उसके बाद यहाँ पर लिंगानुपात भी सबसे कम इसी का है, मात्र 879 लोग यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर क्या है आपका पर 1000 महिलाओं पर है पड़ता है, ठीक है, यह है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल के पास में है 1084 पर 1000 महिलाओं पर पुरुषों का। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ था? तो ये भारत में पहली बार जनगणना है 1881 में हुआ था, ठीक है। 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है? मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो सबसे ज़्यादा इंडेक्स में मतलब जो स्थान पाता है ना, केरल पाता है। तो 27 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 28 पर अब आते हैं। 28वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के पास है, लेकिन अब इसको है पछाड़ करके अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ गया है, लेकिन ये डाटा भी पेश नहीं हुआ है, तो 2011 के डाटा ही लेना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर केरल ही होना चाहिए, ठीक है। 19 पर आते हैं। 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम है? प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है, भी यहाँ पर बोल रहा है क्षेत्रीय विभेदन, और सी बोल रहा है स्थानिक संगठन, इनमें से सभी। 29 का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। 30 पर आते हैं। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, एवं बी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी होना चाहिए 30 का, ठीक है। अब आते हैं 31 पर। लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? देखिए, लिंग मतलब यहाँ पर क्या है कि महिला और पुरुष, और ये मानव भूगोल का पार्ट होता है। और ये मानव भूगोल का कहाँ का पार्ट होगा? आर्थिक क्षेत्र में आएगा नहीं, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में यहाँ आपका क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, उद्योग आता है। राजनीतिक क्षेत्र में यह भी नहीं आएगा। ये लिंग भूगोल है आपका क्या है? समाज का पार्ट है, यानी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत में आएगा, नहीं नगरीय भूगोल में आएगा, ठीक है। तो 31 का आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है। 32 पर आते हैं। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? मतलब सबसे विरल जनसंख्या मतलब जनसंख्या नहीं, कम होना चाहिए। तो सबसे कम जनसंख्या इस ऑप्शन में देखें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम यहाँ पर इसको बांटना चाहें, ऊपर वाला क्षेत्र नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट देखेंगे ना, तो ये वेस्ट जो इलाका है ये आपका क्या है? मरुस्थलीय इलाका है, और मरुस्थलीय इलाका होने के कारण यहाँ पर बहुत ही कम लोग निवास करता है। तो 32 का आंसर सी होगा। ये विरल निवास करने वाला जनसंख्या क्षेत्र है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर निवास ज़्यादा लोग नहीं करता है, ठीक है। 33 प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत होना चाहिए भाई, भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। पहले 2011 की जनगणना का अगर डाटा लेते हैं तो ये पहले स्थान पर नहीं, ये दूसरे स्थान पर है, लेकिन अभी के अनुसार हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा ये जनसंख्या वाला देश बन गया। तो 33 का आंसर क्या होगा? डी होगा। हालांकि इसमें चीन भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? मतलब जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है? जन्म, हाँ, हो सकता है कि किसी क्षेत्र में है जनसंख्या बहुत ही कम है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग जन्म ले लिया तो जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा। अगर हो सकता है क्या कि किसी क्षेत्र में मृत्यु भी जनसंख्या परिवर्तन में मतलब यहाँ पर भूमिका निभाएगा, कि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग हैं मतलब मर गया तो भी जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रवास की किसी क्षेत्र में है जनसंख्या कम है, बहुत लोग आकर के वहाँ पर निवास कर गया तो जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे आप मान सकते हैं कि खाड़ी देश में कुछ ऐसे देश हैं, जैसे आप ले सकते हैं इसको, कतर को ले सकते हैं, दुबई को ले सकते हैं, उसका जो मूल जो जनसंख्या है वो कम है, उसके बाद जो प्रवास करके जो लोग जनसंख्या वहाँ पर गया जनसंख्या वह सब ज़्यादा हो गया उस देश में, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है, प्रवास भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 34 का आंसर डी होगा, ठीक है। 35वां प्रश्न पर आते हैं। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। जैसे इसमें लिंग लगा दिया तो लिंग मतलब क्या? स्त्री एवं पुरुष, तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से हो गया, ठीक है। तो 35 का आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अब 36 पर आते हैं। 36वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है।
अब 37 प्रश्न पर आते हैं। नरमा संबंधित है, चाय से, गेहूं से, कपास से, इनमें से कोई नहीं, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं 38 प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? सबसे छोटी बेसिन तापी बेसिन है। ठीक है, यह है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब है, इसका आंसर ठीक है। और उत्तर भारत में रहता तो आपका हो जाता नलकूप हो जाता। 40वां प्रश्न पर आते हैं। 40वां प्रश्न क्या बोला है? बैलाडीला किस राज्य में है? बैलाडीला किस राज्य में है जी? छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो अभ्रक उत्पादन में उड़ीसा है। ठीक है, 41 का आंसर हो गया। काकरापारा किस राज्य में है? तो काकरापारा आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि आपका गुजरात में है। ठीक है, और रावत भाटा ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत तो गोवा में नहीं है। ठीक है, कर्नाटक में आपका कैगा है। ठीक है, काकरापारा किस राज्य में है? तो गुजरात में। 42। 43वां प्रश्न पर आते हैं। 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होती है? तो ये तृतीय अवस्था में, जब किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब पढ़ लिख लेता है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है कि वो जनांकीय संक्रमण के तीसरी अवस्था में चला जाता है। और उस समय यहाँ पर क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, जिसके चलते यहाँ पर क्या है कि उसमें स्वास्थ्य सुविधा भी बहुत ज़्यादा मतलब हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रकार की मतलब वैज्ञानिक तरीका है ढूंढ लेता है, जिसके चलते यहाँ पर क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर भी सब क्या हो जाता है? एकदम घट जाता है। ठीक है, तो तृतीय अवस्था में यह होता है। 44वां प्रश्न पर आते हैं। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो हम अपने देश में देखें तो 15 से लेकर के 59 वर्ष के जो आयु वर्ग है ना, इसको कार्यशील जनसंख्या कहा गया है। और उसके बाद किसी किसी राज्य में है यह आंकड़ा अलग हो सकता है कि मतलब 16 हो सकता है, 60 हो सकता है, 20 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 माना गया। ठीक है, यानी 15 के बाद का बच्चा है काम कर सकता है, वो कार्यशील जनसंख्या होता है। ठीक है, यह हो गया। 45वां प्रश्न पर आते हैं। निम्न कौन मानव विकास का उपागम है? मानव विकास का उपागम क्या है? आयु उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, इनमें से सभी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार आते रहता है। ठीक है, 45वां का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 46 प्रश्न पर आते हैं। 46 प्रश्न क्या बोला है? मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम स्थान नॉर्वे का आता है, या आपका स्विट्जरलैंड का आता है, लेकिन इसमें स्विट्जरलैंड ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बेनेक्स देश, आपका बेनेक्स देश आ जाएगा इसमें। ठीक है, 47वां प्रश्न पर आते हैं। ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। 47 का आंसर भी होगा। अब 48 प्रश्न पर आते हैं। 48वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? तो रबर को है उगाया जाता है, रोपा जाता है, तो ये रोपण फसल है। ठीक है, यह हो गया इसका आंसर। अब वेल्स कहाँ है? तो वेल्स एक घास का मैदान है, और ये किस क्षेत्र में है? अफ्रीका के क्षेत्र में। तो ये अफ्रीका आपका क्या है? कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है। लेकिन वेल्ड जो मतलब ये घास का मैदान है, ये अफ्रीका महादेश में एक देश अवस्थित है सबसे दक्षिण में, उसे कहा जाता है दक्षिण अमेरिका नहीं है, अफ्रीका ही हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका देश में, अफ्रीका नामक देश में। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 50वां प्रश्न पर आते हैं। जिब्राल्टर का संबंध है समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से, पाइपलाइन से। तो ये जिब्राल्टर है ना आपका, ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, जो कि समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वायु मार्ग से नहीं है, सड़क मार्ग से नहीं है, पाइपलाइन से नहीं है, इस समुद्री मार्ग से, यानी इसका आंसर 50 का ए हो जाएगा। ठीक है, 51 प्रश्न पर आते हैं। 51 वाला प्रश्न क्या बोल रहा है कि इनसेट का संबंध क्या, इनसेट का संबंध है, ये उपग्रह है भारत का। ठीक है, अब ये 52वां प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत एक सदस्य है किसका? आसियान का? नहीं, आसियान का नहीं है। साप्टा का? हाँ, साप्टा का है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ओपेक का नहीं, क्योंकि ओपेक में वही देश शामिल है जो पेट्रोलियम उत्पादक है। ठीक है, OECD का भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 52 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 53।
ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का। ठीक है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ये सही है। ठीक है। प्रशांत महासागर देखें तो इस साइड में है, और उसके बाद अटलांटिक देखें तो इस साइड में है, और ये इस आकार में है। और उसके बाद पनामा नहर देखें तो यहाँ पर होता है, ये ग्वाटेमाला के क्षेत्र में होता है। ठीक है। पनामा देश में होता है। ये उत्तरी अमेरिका ऊपर है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका ये नीचे है, और यहाँ से काट करके मतलब इसको ले जाया गया। ठीक है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 55 पर आते हैं। 55वां प्रश्न क्या बोल रहा है? चैनल टनल जोड़ता है पेरिस को लंदन से, लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। डोवर पत्तन कहाँ पर है? तो डोवर पत्तन आपका इंग्लैंड में है। 56 का आंसर बी होगा। ठीक है। 57, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में प्रारंभ किया गया था, जिस समय मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने भारत में कांग्रेस से हट करके एक नए पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के क्षेत्र में किया था। ठीक है। तो 57 का आंसर बी होगा। ठीक है, यह हो गया। 58 पर आते हैं। मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो मुक्त आकाश नीति है ना, ये 1992 में लागू किया गया था, और ये भारत के द्वारा यह नीति अपनाया गया था, जिसमें यहाँ पर जो भी इस नीति से मतलब जुड़ा हुआ था, ये भारत अपने ये वायु का जो मतलब जो क्षेत्र है, इसको अपने वायु क्षेत्र में है किसी भी मतलब हवाई जहाज को मतलब ला सकता है, ले जा सकता है या दे सकता है। उसके बाद वह भी जो इस नीति से जुड़ा हुआ है, उसके भी देश में जा करके अपने जहाज को उतार सकता है। ठीक है। ये मुक्त आकाश नीति भारत ने 1992 में लॉन्च किया था। ठीक है। 59 पर आते हैं। 59 क्या बोला है? निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो हम जानते हैं कि भारत में 2 तट है, एक है पूर्वी तट है और एक है पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट में यहाँ पर है आपका कौन कौन सा राज्य है? पूर्वी तट में आपका तमिलनाडु आता है, और तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है। और मंगलुरु देखें तो ये कर्नाटक में आ जाता है, मर्मुगांव देखें तो आपका गोवा में आ जाता है, और मुंबई देखें तो आपका महाराष्ट्र में आ जाता है, और ये तीनों दिखाई दे रहा है आपका पश्चिमी तट का क्षेत्र दिखाई देता है, जबकि ये तूतीकोरिन पूर्वी तट में आ जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु का। तो 59 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। 60 पर आते हैं हम। 60 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे क्या है, आधुनिक बंदरगाह है। उसके बाद 61वां प्रश्न क्या बोल रहा है? कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में है? तो कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन ए है गुजरात है, बी है गोवा है, सी है कर्नाटक, जो कि गलती है। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। उसके बाद 62वां प्रश्न क्या बोल रहा है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। तो हुगली कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 62 का। 63 क्या बोल रहा है? कि रानीगंज प्रसिद्ध है। ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है भाई, झारखंड के क्षेत्र में है, बंगाल की सीमा पर, झारखंड बंगाल की सीमा पर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा 63 का। 64 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि नहीं होगा, क्योंकि इसमें मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी कृषि किया जाएगा, बहुत सारे अनाजों को उगाया जाएगा। एकल कृषि में एक ही कृषि होना चाहिए। ठीक है, तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। ठीक है। 64। 65 क्या बोला? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर चाहिए, और चूना पत्थर किस श्रेणी में आ जाता है? ये खनिज की श्रेणी में आ जाता है। तो सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग हो गया। और रबर उद्योग आपका क्या है कि आपका कृषि आधारित उद्योग होगा, क्योंकि रबर का क्या होता है जी? खेती होता है, कृषि होता है। लौ इस्पात उद्योग नहीं होगा, क्योंकि लौ इस्पात में यहाँ पर कच्चा माल के रूप में यहाँ पर लौ खनिज चाहिए, और पेट्रो रसायन में यहाँ पर पेट्रोलियम चाहिए। ठीक है, तो 65 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब आते हैं 66 प्रश्न क्या बोल रहा है? रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो रूर एक क्षेत्र है, जर्मनी का क्षेत्र है, जहाँ पर कोयला का सबसे ज़्यादा विश्व में भंडार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। 67 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित? सेवा सेक्टर को तृतीय क्रियाकलाप में रखा गया। ठीक है। 68 प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो पूंजी, बाजार, ऊर्जा, इनमें से सभी होना चाहिए,
क्योंकि उद्योग उसी जगह पर स्थापित होगा जहाँ पर पूंजी होगा, मतलब पूंजीपति होगा, पैसा होगा। और वहाँ पर स्थापित होगा उद्योग जहाँ पर क्या होगा, बाजार होगा, डिमांड होगा। और जहाँ पर स्थापित होगा उद्योग जहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा होगा। यानी सीमेंट उद्योग स्थापित करना है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो कोयला जहाँ पर होगा वहीं पर जाएगा, या बिजली जहाँ पर होगा सुविधा वहीं पर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, डी होगा 68 का। 69 पर आते हैं, निखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है। फुटकर व्यापार, ये सही है। ठीक है, व्यापार आ जाता है इसमें द्वितीय क्रियाकलाप में। और प्राथमिक क्रियाकलाप में नेचुरल मतलब चीज़ आ जाता है, प्राकृतिक चीज़। 70 क्या बोला है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है। बहुत है, ठीक है। तो कितने लोगों का 70 सही हुआ है, वह लोग है कमेंट में मतलब बताए कि हमारा कितना सही हुआ है। ठीक है, 70 अगर सही हुआ तो बहुत ही सॉरी 35 अगर सही हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है 70 में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना हमारा सही हुआ है। ठीक है।